बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं गौहर अयूब, आप लोगों का बायो टीचर। आज हम क्लास 9 के लिए यूनिट नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर, इसमें हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आज जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ कैसे स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगेनिंग और कितनी कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। यानी लाइफ में जितने भी जानदार हैं, जो आप लोग जो देखते हैं, जितने भी जानदार हैं, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो जानवर हैं, जो भी हैं, वो कैसे कितने कौन से स्मॉलेस्ट चीज़ से उनके जो स्मॉल स्पॉट हैं वहाँ से लेके हम एंड तक जाएंगे कि जितने भी जानदार हैं दुनिया में, वो उसका स्मॉलेस्ट कहाँ कहाँ से बनता है और कितना जाके आगे ये कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो आज हम लेवल में पढ़ेंगे कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे इसकी स्टार्ट इब्तिदा कहाँ से है और इंतहा कहाँ पे है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगेनिंग। इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन में देखें, द रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिंपलेस्ट लेवल टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि सिंपलेस्ट रेंज से आप सिंपल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल, start from the very basic thing, and then you move forward and forward and forward. The thing will be more and more, get more and more complex. So at the end you will get a very the most complex thing. So they, and in the same here, if we discuss the biological organization, अगर हम देखें कि जो जिंदगी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ से जाके ये ज़िंदगी कितनी कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। जो इसमें आप देखेंगे कि कितने छोटे छोटे कितने छोटे चीज़ से इंसान बना हुआ है। उसके बाद इंसान के अंदर जो है पार्ट से डिफरेंट दिल हैं, लंग्स हैं, फिर वो सेल से बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं, फिर टिश्यू से छोटा भी सेल होते हैं, तो सेल से फर्दर छोटा एटम होते हैं। तो ये एटम से लेके हम आगे आखिर हद तक जाएंगे कि जिंदगी कितनी स्टार्ट उसका सिंपलेस्ट एंड उसका कॉम्प्लेक्स। सो ये है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको डायग्राम में फिर समझ आ जाएगी हम कैसे इसको डिस्कस करेंगे। सो मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जिस तरह के आपको पता है कि मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म जमीन पर मौजूद हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय बायोलॉजिकल लेवल। वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं? बायोलॉजिकल लेवल पे। बॉडी ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज इन अ सर्टेन वे टू सपोर्ट लाइफ फंक्शन। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनिज्म की लाइफ ऐसे बनी हुई है कि वो अपनी जिंदगी को सपोर्ट करता है। अब देखें, बिल्ली की मिसाल में दूं, ये एक जानदार है। अगर मैं मिसाल दूं मछली की, ये भी जानदार है। अगर मैं मिसाल दूं बैक्टीरिया की, ये भी जानदार है। अगर मैं मिसाल दूं इंसान की, ये भी जानदार है। लेकिन लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है। जो बैक्टीरिया है वो एक सेल से बना हुआ है, जो इंसान है उसमें मिलियंस ऑफ सेल हैं, जो बिल्ली है उसमें इंसान के निस्बत कम सेल हैं, कम चीज़ें हैं। तो इंसान भी अपनी ज़िंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी हर एक ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को, या मतलब जिसकी बॉडी हर एक चीज़, उसके हाथ का अपना फंक्शन है, लेग का अपना फंक्शन है, ब्रेन का अपना फंक्शन है। इस तरह बिल्ली के भी उसके हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। सो बे सेम अगर हम बैक्टीरिया में चले जाएं, बैक्टीरिया एक सेल से बना हुआ, फिर भी बैक्टीरिया जो होगा उनका भी वही फंक्शन होगा जो उनका होगा। वो भी जानदार है, ये भी जानदार है, लेकिन फर्क है लेवल का। वो जो है एक सेल से बनी हुई है, ये जो है ये आगे मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। सो अब हम जाते हैं आगे। फॉर एग्जांपल, ये आपको मैं बाद में डिस्कस करूंगा किस तरह लेवल बढ़ते जाते हैं। सो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बैक्टीरिया इज वन सेल ऑर्गेनिज्म which support its life, while whole human being is made of million of cells which perform specific function to support life। दोनों में, बैक्टीरिया में देखें और ह्यूमन बींग में देखें, दोनों लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों जानदार हैं, वो भी जानदार है, वो भी खुराक करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। बैक्टीरिया वही इंसान भी करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। लेकिन फर्क है लेवल का। जो बैक्टीरिया का लेवल है दैट इज अ वेरी बेसिक लेवल, वो एक सेल से बनी हुई है।
अब इंसान जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाके बना हुआ है, बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे, यानी उसमें ऑर्गन है, उसमें टिश्यूज हैं, उसमें ऑर्गन सिस्टम है, तो ये सारे मिलके इंसान बनाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया सिर्फ एक सेल बना हुआ है। सो हम लेवल में पढ़ेंगे जाके कि लेवल जिंदगी का कैसे शुरू होता है। सो नेक्स्ट इज, अब देखें इस डायग्राम को जो मैं बता रहा था कि आपको जरा समझ आ जाएगी। अब इस डायग्राम को हमारे साथ जिंदगी का जो बेसिक चीज है वो है एटम। ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जितना मैटर है, मैटर मीन्स मादा, मैटर इज दैट थिंग which have some mass uh, and have some dense and occupy some space। यानी वो एटम वो चीज है जो, एटम जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। जो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिंदगी का ये है एटम। तो एटम जाके मिल के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मॉलिक्यूल आप लोगों को पता है कि एटम से मिलते हैं, एटम जब मिलते हैं आपस में तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ये ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। अब ऑर्गेनेल्स का मैंने बताया था कि ऑर्गेनेल्स कहाँ पर होते हैं, ये सेल में होते हैं। तो ऑर्गेनेल मिलके सेल बना लेते हैं। अब सेल एक जैसे सेल मिलके टिश्यू बना लेते हैं, एक जैसे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना लेते हैं। एक जैसे ऑर्गन जो है होते हैं, एक जैसे मीन्स कि जो एक जैसा फंक्शन करते हो, ये ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब देखें, अब यहाँ लेवल डिफरेंट है। मैंने बैक्टीरिया की मिसाल दी और इंसान की मिसाल दी। अब इंसान, बैक्टीरिया का लेवल है ये एटम से शुरू होता है, फिर मॉलिक्यूल पे, फिर ऑर्गेनेल पे, फिर सेल तक, ये यहाँ तक है बैक्टीरिया का लेवल। सो बैक्टीरिया का लेवल है 4 स्टेप, 1 2 3 4। अब इंसान का लेवल कहाँ तक है, 1 एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर ऑर्गेनेल, फिर सेल बन जाता है इंसान का सेल। फिर जब सेल बढ़ते हैं एक दूसरे से मिलते, फिर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बना के, टिश्यू एक साथ मिलके ऑर्गन्स बना लेते हैं। ऑर्गन्स एक जैसे ऑर्गन या एक जैसे फंक्शन करने वाले ऑर्गन बना मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। एक जैसे ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। अब इंसान के जो लेवल है, फ्रॉम एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप, यानी इट इज डबल देन द बैक्टीरिया। इसलिए इंसान जो है मोर कॉम्प्लेक्स है। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में इंसान मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल पे है। और जितने भी आपको नजर आ रहे हैं बड़े बड़े जानवर जो हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये लायन देखें आप दूसरे जानवर देखें, टाइगर देखें, आप ईगल देखें, जो भी देखें, उसमें सारे यही सिस्टम होंगे फ्रॉम एटम टू ऑर्गेनिज्म तक। लेकिन जो बैक्टीरिया वगैरह है उनका यहाँ पर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है सेल पे। सो लेवल डिफरेंट है। सब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एटम। अब ये मैं आप जरा डायग्राम आपको और समझ आ जाएगी। दिस इज इन एटम, ये आप देख रहे हो। एटम इज कंपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन out which is which is revolving around the nucleus, and inside the nucleus the red और आपको जो ब्लू नजर आ रहे हैं, and that is a proton and neutron which is present inside the nucleus। ये न्यूक्लियस है दरमियान में, and the green is the electron which is revolving around the nucleus। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वाइल इलेक्ट्रॉन पोसेस नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास एटम्स हैं। अब एटम मिल के क्या बना लेता है, अब ये एटम मिल के इसने क्या बना लिया, मॉलिक्यूल। दिस इज अ मॉलिक्यूल, एक स्ट्रक्चर बना लिया मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल बन गया, लेट्स से, राइट। अब ये मॉलिक्यूल मिलते हैं क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनेल। ये सेल के अंदर मैंने आपको पहले बताया था, पहले भी लेक्चर्स में, आगे भी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑर्गेनेल्स हैं। ऑर्गेनेल सेल के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो फंक्शन करते हैं सेल को जिंदा रखने के लिए। ये माइट्री जिस तरह की आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ गल्जी अपरेटस, दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में। अब ये एक, अब ऑर्गेनेल मिलते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल मिल के सेल बना लेते हैं, राइट। ये सेल बन गए, दिस इज सिंगल सेल। अब एक जैसे सेल मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक जैसे सेल इस तरह मिलियंस में मिलते हैं। जब एक जैसे सेल मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यू, दिस इज अ टिश्यू, राइट। दिस इज अ टिश्यू। उसके बाद
जब टिश्यू मिलते हैं, जो ऐसे टिश्यू जो एक फंक्शन अदा करते हैं, और टिश्यू मिलके ऑर्गन बना लेते हैं। अब देखें, अब आप लोग जरा चेक करें, दिस इज हार्ट, हार्ट इज एन ऑर्गन। सो ऑर्गन वो है जिसका एक फंक्शन होता है खास, जो कि मुख्तलिफ टिश्यू से बना होता है। दिस इज एन ऑर्गन, राइट। इसमें डिफरेंट किस्म के टिश्यूज होंगे। सो डिफरेंट टिश्यू मिलके ये ऑर्गन बना लेते हैं। उसके बाद जब ये जाके ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन जब मिलते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रेन, बोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो बनाते हैं उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। सॉरी, इसमें आप उसको प्रीवियस देखें। जब और टिश्यू ने ऑर्गन बना लिया, जब डिफरेंट टिश्यू मिलते हैं तो ये ऑर्गन बना लेते हैं। दिस इज अ हार्ट। अब जो हार्ट है, अब जब हार्ट के साथ डिफरेंट वेसल बनते हैं, यानी जो इनका अपने सिस्टम होते हैं जिसमें खून, दिल का क्या फंक्शन है, पंपिंग अप ब्लड, ये ब्लड को पंप करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड इन इन द होल बॉडी। जब ये डिस्ट्रीब्यूट करते तो किस में ब्लड ब्लड जाते हैं, हमारे रगों में। रग को हम कहते हैं वेन्स एंड आर्टरी। जब ऑर्गन, अब जो वेन्स हैं, आर्टरी हैं, वो खुद भी बजत है, खुद एक ऑर्गन है। जब ये सारे मिलते हैं, वेन्स, आर्टरी, हार्ट, ये मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, तो ये सिस्टम बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। देखें आप इस बिल्ली की ढांचे को, इसके अंदर आपको खून, इस हार्ट नजर आ रहे हैं, सारे रेड स्पॉट जो आपको नजर आ रहे हैं, इसमें खून की बहाव है। जो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर एग्जांपल एक्सक्रीटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम खाने जो काम, जो हमारा खाना जो है, हम खाना खाते हैं किस तरह हजम होता है, ये सारा सिस्टम, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नर्व सिस्टम, दिमाग हमारा जो है किस तरह काम कर रहा है, और हमारे बॉडी में किस तरह दिमाग मैसेजेस पास करते हैं। इसके अलावा बोन जो है, स्केलेटन हमारा, ये एक मुकम्मल सिस्टम है। इसके अलावा लंग्स जो हैं, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम करते हैं। सो ये डिफरेंट सिस्टम मिलते हैं, डिफरेंट सिस्टम तो ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं फुल एक ऑर्गेनिज्म, जिस तरह के आपको बिली नजर आ रही है। सो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अब एक एक को। द फर्स्ट वन इज एटम। सो एटम, एटम में जो है हमारा लेवल ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से और एटम से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं कि एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एंड अब यहाँ पर देखें, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ एटम्स। जिस तरह का मैंने पहले भी स्लाइड में बता दिया कि जितने हैं एटम्स, हर एक चीज एटम से बनी। अब दिस इज एटम, एटम का एक मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। दिस इज द एटम। ये जो इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। दिस इज इलेक्ट्रॉन, येलो कलर, इसका नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा प्रोटॉन विच पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज विच इज इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस इज अ न्यूट्रॉन विच पोजेस नो चार्ज, zero charge. So this is the structure of atom. Now let's move on element. Element क्या है? An element is a pure substance that is made entirely from the one type of atom. अब एटम जो मैंने बताया है कि एटम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब उसके जाके हम, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स को। इस तरह के अभी मैंने आपको बताया कि एलिमेंट जो होते हैं ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं, इसमें कोई इम्प्योर नहीं होती, ये बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक जैसे एटम उसके बने होते हैं, एक जैसे एटम से बना होता है। अब आगे जरा देखें, देयर आर 118 एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड। 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं दुनिया में, जिसमें अब एलिमेंट कैन नॉट डिवाइड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल और फिजिकल मीन। अब इसको जरा देखें, एलिमेंट का आपको समझ आ जाए कि एलिमेंट और एटम में फर्क क्या है। देखें, एलिमेंट जो है, एलिमेंट हमारा वो सब्सटेंस है कि जो जो कि प्योर एटम से बना होते हैं, एक जैसे एटम उसमें होते हैं, उसमें जितने भी एटम होते हैं एक जैसे होते हैं। एटम एलिमेंट कैन बी
अब एलिमेंट जो हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल एलिमेंट की साइज बड़ी भी हो सकती हैं, आप उनको देख भी सकते हैं, आप उनको टच भी कर सकते हैं, इट कैन बी द स्मॉल, इट कैन बी अ लार्ज, लेकिन आप उनको जब तोड़ेंगे तोड़ेंगे साइज में डिवाइड करेंगे एलिमेंट को, तो आखिरी पार्टिकल हमारा बच जाएगा वो मजीद जो अनडिवाइडेबल होगा। सही है। तो उसके बाद एलिमेंट तकसीम नहीं होता, यानी एलिमेंट जो है ये आप उसको जब डिवाइड करें एक आपको ऐसा स्टेज आ जाएगा कि उसको मजीद डिवाइड करने की आपकी सलाहियत खत्म हो जाएगी। ना तो भाई केमिकल मीन पे खत्म होगा, ना फिजिकल मीन पे खत्म होगा, क्योंकि ये आखिर हद तक वो पहुंच जाता है। अब जरा देखें, अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब ये आप देखें, दिस इज एन आयरन एलिमेंट है। आयरन जो है आप पीरियोडिक टेबल में इसका साइन है Fe। आयरन जो है ये एक बसत खुद एलिमेंट है। अब आयरन को हम देख भी सकते हैं, लोहा जो होता है बड़ा होता है, लोहे को हम देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, बड़ा है। सही है। अब लोहे को हम तकसीम कर रहे हैं, छोटे छोटे हिस्सों में मैंने तकसीम कर लिया। अब मैं एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं इन सारे हिस्सों में, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 12। सो इस छोटे सारे हिस्सों में मैंने एक छोटा हिस्सा ले लिया। अब उसको मैं मजीद डिवाइड कर रहा हूँ, मजीद डिवाइड मैंने कर लिया 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ये छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब मैंने एक टुकड़ा और लिया इसका, छोटा पीस, और इसको मैं मजीद डिवाइड कर रहा हूँ। ये मजीद डिवाइड हो गया दो में, राइट। उसके बाद इसको मैं तकसीम कर रहा हूँ, इन दो में से एक लेता हूँ, उसको मजीद तकसीम जब करता हूँ ये मजीद तकसीम नहीं होता। सो दैट विल बी द एटम और एलिमेंट। सो एटम, एलिमेंट वो सब्सटेंस हैं, एलिमेंट एक्चुअली जो होते हैं वन टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं एलिमेंट। अब ये एक एलिमेंट, इसमें जितने भी एटम्स थे, जितने भी एटम्स है वो सारे आयरन के एटम है, क्योंकि साइज में सिर्फ बड़ा हुआ है, बस एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। लेकिन इसको जब मैं तोड़ता हूँ, ये सिर्फ साइज में जो साइज में ये जो एटम है वो एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जो जितना मैं डिवाइड करूंगा ये आखिरी पार्टिकल पे चला जाएगा, वो एटम होगा। सो उसको हम आयरन कहेंगे। ये आयरन है, ये आयरन है, और ये भी आयरन है, एंड दिस वाज एन आयरन। लेकिन इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, इसमें सिर्फ एक ही एटम है। अब इस और इसमें क्या फर्क है, ये भी आयरन है, इसका भी सेम फार्मूला है Fe, इसका भी सेम फार्मूला है Fe। इसमें सिर्फ ये फर्क है, ये इसमें आखिरी हमारे पास एक एटम रह गया। आखिरी हद तक मैंने इसको तकसीम करना कर लिया, जो एक एटम बाकी रह गया वो हमारे पास रह गया। अब ये जो है इसमें आप बहुत ज्यादा एटम्स हैं आयरन के। सो आयरन एटम जो है, एटम हम हर एक चीज को हम कहते हैं कि ये एटम से बनी हुई है, लेकिन ऐसी चीज जो एक जैसे एटम से बने तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट, जो प्योर हो, जो एक जैसे एलिमेंट हो सारे। और उसको अगर हम तोड़े लेकिन ये मजीद उसके बाद तोड़ा नहीं जाता, सो इट विल बी इन एटम, यू कैन कॉल इट एटम ऑफ एलिमेंट। इसको हम आयरन एटम कहेंगे, दिस विल कॉल आयरन एटम या आयरन एलिमेंट। सो इसलिए मैंने आपको बताया कि आयरन एटम और एलिमेंट में आप जरा फर्क जानें। सो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज entirely मेड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ये भी एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट, कार्बन इज एन एलिमेंट, गोल्ड इज एन एलिमेंट। अब आपने गोल्ड की दुकान पर कभी गए होंगे या घरों में आप लोगों ने गोल्ड देखा होगा। सो आप जो है गोल्ड को जब देखेंगे किसी ने अंगूठी पे, मतलब फॉर एग्जांपल आपने अगर गोल्ड की अंगूठी देखी हो, तो ये सारे जिसमें जितने भी एटम्स हैं इसी गोल्ड में, ये सब सब गोल्ड एटम्स इसके अंदर होंगे। लेकिन सारे एटम्स आपस में मिलते हैं, सब गोल्ड वाले एटम आपस में मिलते हैं, वो क्या बनाते हैं, गोल्ड एलिमेंट बनाते हैं। अब आप उसको अगर तकसीम करोगे इस गोल्ड को, तो आखिर में एक पीस का
पीस रह जाएगा जिसको हम गोल्ड एटम कहेंगे या गोल्ड एलिमेंट कहेंगे। तो उसको भी जो रिंग पहनते हैं लेडीज गोल्ड के, तो दैट इज कॉल्ड इन एलिमेंट, वो एलिमेंट है। सो नेक्स्ट इज बायो एलिमेंट्स। अब हमने तो पढ़ लिए कि देयर आर 118 एलिमेंट्स व्हिच हैज बीन डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड। सो इसके बाद लेकिन हमारे पास इस 118 एलिमेंट्स में देयर आर 16 एलिमेंट व्हिच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडीज। So, bioelement O element है which take part in the formation of bodies or the formation of cell or the formation of biomolecules. So हमारे पास बायो एलिमेंट्स ओ एलिमेंट्स होते हैं जो कई जानदार में पाए जाते हैं। अब देयर आर 16 एलिमेंट्स विच जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हर एक जानदार के बॉडी में, हर एक जानदार के सेल में मौजूद होते हैं। सो कौन कौन से हैं? उसमें जो इम्पोर्टेंट 6 हैं, जो इसमें जो 6 हैं आउट ऑफ 16, वो जो हैं ये बहुत अमाउंट में मौजूद होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में। इसमें जो बाकी 10 हैं वो स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं। सो 16 out of 16 bioelements, there are 16 bioelements. So there are 16 bioelements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then 16. So there are 16 bioelements. In 16 bioelements, there are six essential. There are 6 most abundant element in the organism. अब फॉर एग्जाम्पल देखिए ऑक्सीजन जो कि 68% है। अब ये जो 6 हैं, ये जो 6 कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये जो 6 हैं ये बॉडी में ये हमारे ये किसी भी जानदार में 99% पाए जाते हैं। 99 इसकी जो परसेंटेज जो है इन द एनी काइंड ऑफ सेल दैट इज 99%। अब जरा चार्ट को डिटेल से देखें। बाय एलिमेंट्स, सैंपल्स, परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म। पहले जरा प्रोटोप्लाज्म देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या है। देखिए एक होता है सेल जिसकी एक खास बाउंड्री होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म आप अगर सेल का जो एंटायर जितना भी हिस्सा है, द होल एरिया ऑफ द सेल, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक सेल का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यानी आप एक गोल सेल को अगर आप देखेंगे, सेल के अंदर जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब जो हमारा सेल है उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, टोटल एरिया ऑफ द सेल इज कंपोज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब ये जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं ये हमारे प्रोटोप्लाज्म में, हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म में 99% है। 65% ऑक्सीजन, ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए काइंडली नोट करें। ऑक्सीजन प्रेजेंट in the protoplasm 65%, carbon present in the protoplasm 18%, hydrogen in the 10%, nitrogen 3%, calcium 2%, phosphorus 1%। ये परसेंटेज है हमारे सेल में कितने बायो एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से कितना परसेंटेज में पड़े हैं। इसके अलावा जो बाकी 10 हैं, 16 बायो एलिमेंट्स में बाकी जो 10 हैं ये हमारे साथ 1% में मौजूद है कलेक्टिवली। अगर हम इस सबको जमा करें सबको, तो हमारे पास 1% में मौजूद है। ये बहुत कम मौजूद होते हैं, लेकिन इनका होना बहुत जरूरी है। इसमें कौन से हैं? पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन। ये हमारे साथ मिल के 1% प्रोटोप्लाज्म इससे बनता है, इससे बना हुआ है। सो दिस इज द बायो एलिमेंट्स। हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा ये आप देख लें जरा, आउट ऑफ 16, जैसे मैंने आपको बताया, आउट ऑफ 16 6 बायो एलिमेंट मेक अप सेल प्रोटोप्लाज्म अप टू 98, 96, 99%। सो द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। अब हम पहले एटम हमने डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद हम
एलिमेंट पर चले गए, एलिमेंट हमने डिस्कस करे, नाउ वी कैन मूव, हम लेवल हमारा बढ़ रहा है, लेवल हमारा बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड पे आ रहे हैं। सो देखें, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। कोई भी, तब जब भी एटम आपस में मिले तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन एक जैसे जब आप जरा देखें, अ कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल मेड ऑफ अ एटम फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। अब जरा इसको जरा देखें, व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, जब भी कौन सा एटम मिल जाए, एक जैसे एटम मिले या डिफरेंट एटम मिले। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिले तो बनाता है H2, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जो बनता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि H is a hydrogen, another H is a hydrogen. When they combine together, it can make H2. H2 is a molecule, hydrogen molecule. अब इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये बनाते हैं H2O, which is a compound. So compound is a molecule made of atoms from different element. कंपाउंड क्या है? जब एक एलिमेंट, आप इसको जरा देखिए डायग्राम को, इस एलिमेंट में आपको समझ आ जाएगी। दिस इज अ ऑक्सीजन O2, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल व्हेन इट कंबाइन विद अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखिए एक जैसे एलिमेंट है, दोनों एक जैसे, तो ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। जब ये एक दूसरे का आपस में बॉन्ड बनाते हैं देन इट कैन फॉर्म O2 विच इज कॉल्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये तो मॉलिक्यूल हो गया। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड जरा देखें, when different elements combine together then it can form a compound. This is a what? This is a oxygen, this is a oxygen। लेकिन ये जब कार्बन के साथ मिलते हैं, दिस इज अ कार्बन, ये बनाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वन ऑक्सीजन combine with a carbon then it can form CO2. So carbon dioxide is a compound while O2 is a oxygen molecule. So आपको समझ आ जाए, आपको समझ आ गई, जो ऑक्सीजन है, जो मॉलिक्यूल है, ये एक जैसे एवरी कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। अब एवरी कॉम्बिनेशन ये है, अब ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिला है, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, उसने बना लिया O2, दिस इज अ मॉलिक्यूल। जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं, ये एक एलिमेंट ऑक्सीजन, ये एक एलिमेंट ऑक्सीजन, सो ये कार्बन है। सो डिफरेंट जब एलिमेंट मिलते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन खुद एक एलिमेंट है और कार्बन खुद दूसरा एलिमेंट है, ये मिलते थे बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो मेरे कहने का मतलब ये था, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। दैट इज द थिंग दैट मेरा आपको यहाँ पर फोकस आप लोगों को लाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप लोग याद रखें कि ये भी मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये सारी, ये जो कॉम्बिनेशन आपको मैं बता रहा हूँ, CO2, दिस इज अ O2 is a molecule. So all compound are molecule, but all molecule are but not all molecule are compound. अब ये जो है, ये ऑक्सीजन, दिस इज अ molecule। ये जो है, ये भी molecule आप कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड molecule, राइट। लेकिन इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड भी कह सकते हैं, दिस इज अ कंपाउंड। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जितने भी कंपाउंड हैं वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उसको आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं। लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल उसको आप कंपाउंड नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप कंपाउंड नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक जैसे एटम आपस में मिले हैं, दिस इज अ मॉलिक्यूल, इसको आप कंपाउंड नहीं कहोगे। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और इसको आप कंपाउंड भी कह सकते हैं। सो एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज मॉलिक्यूल। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टू टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कौन से हैं? वन इज अ माइक्रोमॉलिक्यूल्स, अनदर इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। हमारे बॉडी में इंसान के जितने भी जानदार हैं उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं?
कुछ है माइक्रो, कुछ है मैक्रो। माइक्रो वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में आपके बॉडी में मौजूद होते हैं, जो छोटे साइज में छोटे होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो साइज में बड़े बड़े होते हैं। अब वाटर जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल हैं जो लिविंग थिंग में मौजूद होते हैं। लिपिड जो हैं ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल हैं जो लिविंग थिंग में मौजूद होते हैं। फैटी एसिड हो गए, ग्लूकोज हो गए। इसके अलावा यहाँ पर ये आप ज़रा इसको काट दें, लिपिड्स को। ये दिस इज नॉट द माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल में कौन से हैं? वाटर, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज। फैटी एसिड, वाटर, ग्लूकोज जो है ये माइक्रोमोलिक्यूल है, वाइल मैक्रोमोलिक्यूल आर अमीनो एसिड, स्टार्च and sorry, this is not amino acid, is not also, this is a lipid. अब जरा देखें, water is a micromolecule, fatty acid is a micromolecule, glucose is a micromolecule। हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल हैं जिसकी जो जिसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, दैट इज अ स्टार्च, दैट इज अ प्रोटीन, दैट इज लिपिड, एंड ये मैक्रोमोलिक्यूल हैं, इनके साइज बड़े होते हैं। ये माइक्रोमोलिक्यूल हैं, इनके साइज छोटे होते हैं। अब जरा देखें, फैटी एसिड जब एक दूसरे फैटी एसिड जब एक छोटे छोटे चेन मिल के फैटी एसिड ये बनाते हैं लिपिड, राइट। छोटे छोटे ग्लूकोज मिल के ये बनाते हैं स्टार्च। और इसी तरह यहाँ पे अमीनो एसिड जब छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलते हैं, तो बनाते हैं प्रोटीन। तो हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन में, लेकिन आप सिर्फ ये याद रखें कि बायोमॉलिक्यूल जो हैं ये जितने भी जानदार हैं उसमें दो किस्म के बायोमॉलिक्यूल होते हैं। कुछ होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, कुछ होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो जो होते हैं इसके साइज छोटा होता है, दैट इज एक छोटे छोटे उसका साइज स्मॉल होता है। जो मैक्रो होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। अब जरा इसको देखें जरा, दिस इज अ ग्लूकोज। जिस तरह के मैंने कहा ग्लूकोज इज अ माइक्रोमोलिक्यूल। ये छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट है, इस तरह 1 2 3 4 इस तरह काफी मिल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? स्टार्च, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है इसका, तो ये स्टार्च बनाते हैं। सो आपको समझ आ जाए इंशाल्लाह आई होगी कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अनदर वन इज हम जाएंगे अब मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल साइड पे। ऑर्गेनेल्स में क्या है? डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल। जिस तरह के मैंने पहले पहले स्लाइड में आपको बताया था कि जब बायोमॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका एक खास फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। तो ये कैसे बनता है बायोमॉलिक्यूल, कैसे ऑर्गेनेल, ये ऑर्गेनेल क्या है? पहले तो जरा ये देखें व्हाट आर ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे ये आप जरा देखें इसको पिक्चर, दिस इज सेल, ये एक एनिमल सेल है, राइट। अब इसमें आप देख रहे हैं दिस इज अ न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? डीएनए, राइट। द ब्लूइश एरिया, जितना भी आपको ब्लू नजर आ रहा है, ब्लू एरिया, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। जितना भी आपको ब्लू नजर आ रहा है एरिया, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। ये सराउंडिंग जो है, द सराउंडिंग मेम्ब्रेन या द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। हियर दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एक डिटेल में, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि ये जितनी भी ऑर्गेनेल में बता रहा हूँ, ये सब बायोमॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ये सब मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल से बनते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो जब एक दफा एक स्ट्रक्चर बन जाता है बायोमॉलिक्यूल से, तो हर एक स्ट्रक्चर अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दिस इज अ लाइसोम, दिस इज अ गोल्गी apparatus, दिस इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो डिफरेंट बायो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं एक सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो हैं
दिस इज अ बायोमॉलिक्यूल, राइट। जब जिस तरह छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल बनते हैं, इस तरह आते हैं यहाँ पर, आते हैं यहाँ पर, एक इस तरह बन के इस तरह आके ये बायोमॉलिक्यूल आते जाते हैं और इस तरह रहते रहे, इस तरह आने के बाद एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम ऑर्गेनेल कहते हैं। सो डिफरेंट इस तरह के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के बायोमॉलिक्यूल से या ऑर्गेनेल्स बनते हैं। तो इसके बाद है सेल। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट है हमारा, जितना भी जानदार है दुनिया में, सब जानदारों में जो बेसिक चीज है, बेसिक जो उसका जो नक्शा बना हुआ है, वो सेल उसका बेसिक यूनिट है। सो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार हैं उनको जो फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं, जो स्ट्रक्चर उनका होता है, वो उसकी जो इकाई होती है वो सेल होता है। उसमें स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो सेल है। सेल में क्या होता है? सेल के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ मेनी सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। अभी मैंने आपको बताया है विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मैंने अभी आपको अगले जो पहले स्लाइड से था, मैंने बताया था कि ऑर्गेनेल्स क्या है सेल के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स, राइट। दो किस्म के ऑर्गेनिज्म, दो किस्म के जानदार हैं दुनिया में। एक को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे को हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी जिनकी होल बॉडी जो होती है एक सेल से बनी होती है। ऑर्गेनिज्म विच होल बॉडी इज मेड ऑफ अ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया, पैरामीशियम एक्सेट्रा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिसकी बॉडी मोर देन मैनी सेल से बने होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल लायन, एप्पल ट्री एक्सेट्रा। अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखें, दिस इज ऑर्गेनिज्म। जितनी भी ऑर्गेनिज्म है हमने सेल के बुनियाद पे, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है हमने सेल के बुनियाद पे दो हिस्सों में तकसीम किए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? विच है ओनली अ सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर विच कंसिस्ट मेनी ऑफ सेल्स, राइट। दिस इज अ बैक्टीरिया, एक सेल से बना हुआ है। अब ये भी ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये मुकम्मल एक ऑर्गेनिज्म में जिंदगी खुद जी रहा है। बैक्टीरिया ये अपनी जिंदगी जी रहा है, ये मुकम्मल एक जानदार है, लेकिन एक सेल का है। अब यहाँ पर बिल्ली देखें, अब बिल्ली में मिलियंस ऑफ सेल हैं। द कैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, लेकिन वो सारे सेल मिल के फिर वो बना लेते हैं, सेल मिल के ऑर्गेनेल बना लेते हैं, ऑर्गेनेल मिल के ऑर्गन बना टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यू जाके पहले ऑर्गेनेल बनते हैं, फिर सेल बनते हैं, फिर टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है एक सेल में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्ली को इतने सेल चाहिए जिंदगी रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, कि वो मिलियंस में होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, यूनिसेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट इज अ टिश्यूज। व्हाट इज टिश्यू? Tissue, when similar cell which are similar in structure and function combine together to make a group which is called tissue। जब एक जैसे टिश्यू, जब एक जैसे सेल जिनके एक जैसे सेल मींस जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो, जब ये सेल आपस में मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज कॉल्ड टिश्यू। सो अ ग्रुप ऑफ when cell a group of cell combine together which have a specific similar in function, similar in structure, then it can form a tissue। So tissue are present in multicellular। टिश्यू हमारे पास सिर्फ मल्टी सेलुलर में होते हैं, ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें। टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू आर ओनली प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यूनिसेलुलर में तो एक ही सेल होते हैं, तो टिश्यू बन ही नहीं सकता वहां पे। सो टिश्यू हमारे पास सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है टिश्यू को? मेसोफिल टिश्यू जो है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हमारे पास मेसोफिल टिश्यू है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। कौन कहाँ? दूसरे ये प्लांट में होती है टिश्यू। और हम एक मिसाल देते हैं एनिमल में एक टिश्यू की, जो ग्लैंड्यूल टिश्यू जो है परफॉर्म सिक्रीशन इन। सो ग्लैंड्यूल जो टिश्यू है ये परफॉर्म करता है, सिक्रीशन करती है एनिमल में।
अब मैं जरा आपको डायग्राम बता के आपको समझ आ जाएगी टिश्यू कैसे है। अब देखिए जरा डायग्राम। पहले हम ग्लेन्यूल टिश्यू पर जाते हैं। ग्लेन्यूल जिस तरह आपको नाम से ही जाहिर है, दिस निकला है ग्लैंड से। सो ग्लेन्यूल टिश्यू जो होते हैं ये वो टिश्यू होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं। ये टिश्यू इंसान में या जानवरों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं स्टोमिक में ये टिश्यू आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ। अगर हम स्टोमिक का ये पार्ट काट दें तो यहाँ पर सारा जो है यहाँ पर जो टिश्यू मौजूद है दैट इज कॉल्ड ग्लैंड्यूलर टिश्यूज। ग्लैंड्यूलर टिश्यू जो है यहाँ पर मौजूद होती हैं। इस टिश्यू का फंक्शन क्या है? ये सिक्रीशन करता है। क्या सिक्रीट करते हैं? जूस। ये डिफरेंट किस्म के जूस सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस। वो कौन से जूस होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि स्टमक में सिक्रीट करते हैं ये टिश्यू। तो जूस का क्या फंक्शन होता है कि हम जो खुराक खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। सो ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं स्टमक में। सो ग्लैंड्यूलर टिश्यू जो है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू एक टिश्यू है जो एक जैसे सेल मिलते हैं आपस में। जिस तरह आपको नजर आ रहे हैं ये सारे छोटे छोटे सेल हैं, ये सारे एक जैसे हैं। इन सब सेल का क्या फंक्शन है? सिक्रीशन करते हैं सारे सेल। तो सारे सेल एक जैसे एक साथ जब मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड टिश्यू। अब यहाँ पर कौन सा टिश्यू है? ग्लैंड्यूलर टिश्यू। अब देखे जरा, राइट, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। सेकंड वन मैंने आपको मिसाल दी थी, मेसोफिल टिश्यू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम प्लांट के कोई एक, फॉर एग्जांपल ये पत्ता आप देख रहे हैं, दिस इज अ लीफ। अब लीफ को मैं यहाँ से काट रहा हूँ, थोड़ा सा हिस्सा काट रहा हूँ, और हिस्से को काटने के बाद उसको जब मैं माइक्रोस्कोप में देखता हूँ तो यहाँ पर एक एक जैसे सारे सेल होंगे। देखें, सारे एक जैसे सेल आपस में उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाई होगी, एक जगह सारे एक जैसे सेल मौजूद होंगे। तो ये सारे सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं जिसको हम मेसोफिल टिश्यू कहते हैं। सो मेसोफिल टिश्यू में क्या फंक्शन है? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, सन रेस को ट्रैप करते हैं और उसके बाद खुराक तैयार करते हैं। सो ये मेसोफिल टिश्यू का क्या फंक्शन है? ये खुराक तैयार करती है प्लांट में। सो मेरे कहने का मतलब ये था कि टिश्यू जो होते हैं ये एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्यों फंक्शन परफॉर्म करते हैं? क्योंकि सारे उसके सेल एक जैसे होते हैं और सब सेल एक जैसा फंक्शन अदा करते हैं। जब सब सेल एक जैसा फंक्शन अदा करते हैं तो वो बनता है टिश्यू। तो टिश्यू का एक खास फंक्शन हो जाता है, फिर हम कंबाइन उसको कहते हैं कि इसका ये फंक्शन है। सो ये जो ये इट वाज ऑल अबाउट द टिश्यू। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल which are similar in structure and function, तो टिश्यू बनाते हैं। Now we can move to the next topic, that is an organ. अब हम टिश्यू से दूसरे लेवल पर जा रहे हैं। देखिए हमारा लेवल बढ़ रहा है। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, सब एटॉमिक पार्टिकल से, फिर हम एटम पर चले गए, फिर एलिमेंट पर चले गए, फिर हम चले गए मॉलिक्यूल पर, फिर चले गए कंपाउंड पर, फिर चले गए हम ऑर्गेनेल्स पे, फिर ऑर्गेनेल्स के बाद हम चले गए सेल पे, सेल के बाद हम चले गए टिश्यू पे, तो हम अभी पहुंच गए ऑर्गन पे। सो व्हाट इज ऑर्गन? डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, दैट ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। अब देखें, अब ऑर्गन में क्या चीजें हैं? जब डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलते हैं, डिफरेंट टिश्यूज, फॉर एग्जांपल एक टिश्यू का एक फंक्शन होता है, दूसरे टिश्यू का दूसरा फंक्शन होता है, तीसरे का दो और फंक्शन होता है। तो ये सारे टिश्यू जब एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें, एक साथ मिलके मुख्तलिफ काम शुरू करें, सारे टिश्यू जब डिफरेंट टिश्यू, मुख्तलिफ टिश्यू आपस में मिलते हैं तो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन। फॉर एग्जांपल देखें, एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंड्यूलर टिश्यूज, जो भी मैंने आपको बताया, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस स्टोमिक में, राइट, एंड मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। सो बोथ these tissue form a structure called stomach which is in organ। अब जरा देखें, इसको हमने पढ़ा है पहले
ग्लैंड्यूलर टिश्यू को मैं उठाता हूँ। अभी इस स्लाइड से पहले मैंने आपको बता दिया कि ग्लैंड्यूलर टिश्यू कौन से होते हैं। इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। ये जो है ये टिश्यू, ये कौन से ग्लैंड्यूलर जो होते हैं, ये कौन से टिश्यू होते हैं कि जिसमें वो जो सब एक सेल से, एक जैसे सेल से बने होते हैं। और इस सेल का, इस टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, ये सिक्रीशन करती है, जूस सिक्रीट करते हैं स्टोमक में, जूस, डिफरेंट किस्म के जूस, उसको हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। अब इसके जाके इसके साथ दूसरा एक और टिश्यू है, ये जो आप देख रहे हैं ये अंदर की तरफ, दिस इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, ये ग्राइंडिंग करता है, पीसता है, खुराक को अंदर पीसता है, ये ग्राइंडिंग करता है। जिस तरह के आप किसी चीज को ग्राइंड बोनते हैं हाथ से, जिस तरह के आटा जो होता है बोंदा जाता है, तो इस तरह ये ग्राइंड करता है, बिल्कुल पीसता है, खुराक को पीसता है। तो ये ग्राइंडिंग करता है, मस्कुलर होते हैं, इसमें ताकत होती है, ये मस्कुलर होते हैं, मोटो टिश्यू होते हैं। तो ये जो टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और ग्लैंड्यूलर टिश्यू, ये आपस में मिलके तो एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोमक। अब दिस इज इन ऑर्गन। So different tissues when grouped together they form a specific structure which is called an organ. लेकिन different tissue का मतलब यह है कि उन सबका मिशन एक होना चाहिए, काम एक होना चाहिए। अब अगर ये जूस सीक्रेट करता है, अब अगर ये मस्कुलर टिश्यू ग्राइंडिंग करता है, लेकिन दोनों का काम है हमने खुराक को खत्म करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गन। ऑर्गन क्या है, डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिलते हैं, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, इट इज कॉल्ड इन ऑर्गन। सो नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम। अब हम जाते हैं जरा ऑर्गन से हट के दूसरे लेवल पे, उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म बॉडी। अब ऑर्गन सिस्टम जो है, जब ऑर्गन सिस्टम बनता है तो कैसे बनते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलते हैं दैट वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोमक, ये एक ऑर्गन मैंने अभी आप लोगों को बताया है। दूसरा ऑर्गन इसके साथ जब मिल जाता है, तीसरा ऑर्गन मिल जाता है, तो जब ये एक फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म जब करने लगे तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। अब जरा देखें एग्जांपल में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स, इट कंपोज ऑफ ऑर्गन, कौन से ऑर्गन होते हैं, इज कंपोज ऑफ ऑर्गन लाइक हार्ट, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। अब जरा इसको देखें, इस आदमी को, ऑर्गन सिस्टम आपको समझ आ जाएगी। दिस इज अ हार्ट, राइट, ये दिल है। दिल क्या है, इट इज एन ऑर्गन, ये एक ऑर्गन है। हार्ट क्या है, ये एक ऑर्गन है, राइट। अनदर इज इन आर्टरी, ये जो सुर्ख आपको नजर आ रहा है ये अलग ऑर्गन है। सो ये कौन सा ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है। ये इसका फंक्शन क्या है, पंपिंग करता है, ब्लड को पंप करता है। आर्टरीज क्या है, ये दिल से ब्लड लेके जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल ओवर द बॉडी, राइट। इसके बाद है वेन्स, ये ब्लू आपको नजर आ रहा है, दैट इज अ वेन। इट कलेक्ट द बॉडी, इट कलेक्ट द ब्लड from all parts of the body and bring it back to the heart. This is a vein. So vein का क्या काम है, पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, फिर आप वो दिल को देते हैं। अब ये तीनों ऑर्गन मिलके, हार्ट, आर्टरी, वेन, ये सारे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं विच इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था स्टोमक। ये स्टोमक जब इंटेस्टाइन के साथ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो बना लेता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पहले स्लाइड में है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया है ऑर्गन सिस्टम की मिसाल एक ह्यूमन बॉडी से, कौन से मिसाल दिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है, डिफरेंट हमारे बॉडी में सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी वगैरह जो यूरिन बॉडी से निकलता है, इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस तरह नर्व सिस्टम है। सो डिफरेंट सिस्टम है हमारी बॉडी में, या इंसान के बॉडी में, जानदार की जो भी जानदार है, फॉर एग्जांपल
आप अगर बिल्ली को उठा दे, टाइगर को उठा दे, ईगल को उठा दे, उसमें डिफरेंट सिस्टम होके वो ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ये ऑर्गन सिस्टम है। अब हम जाते हैं प्लांट पे। प्लांट में कौन सा सिस्टम मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे है वस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट। वस्कुलर सिस्टम प्लांट में वो है कि खुराक और पानी किस तरह पौधों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब जरा देखिए इस डायग्राम को। दिस इज अ वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम दो टिश्यू पर मौजूद, दो उसके सिस्टम होते हैं। इसमें एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लूइम। जाइलम जो है ये पानी को लेकर जाता है और पूरे बॉडी में प्लांट के सब हिस्सों में ये पानी तकसीम करता है। और दूसरा है फ्लूइम। फ्लूइम यहाँ से जब फॉर एग्जांपल आप देखें फिर दोबारा से, मिनरल्स एंड वाटर ये नीचे अर्थ से, जमीन से उठाता है, रूट से जरिए ऊपर चला जाता है, रूट टू रूट सिंगल जब जाते हैं इस तरह जाता है, पानी इसके साथ मिनरल्स मिलते हैं तो ये आपस जाता है, यहाँ तक पहुंच के यहाँ से फिर जाइलम टिश्यू इसको लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, इस पत्ते को दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर पत्ते को देंगे ये पानी मिलता है, ऊपर से सन रेस पड़ते हैं इस पत्ते पे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसके नतीजे में बनता है ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है, और उसके साथ बनता है कौन सा चीज, ग्लूकोज। ग्लूकोज बन जाती है खुराक, और ये खुराक जब बन जाती है तो फ्लम इस खुराक को उठा लेती हैं, तो एक एक पार्ट को में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जहाँ पर खुराक की जरूरत हो। जो खुराक की जरूरत होती है वहां पर वो खुराक आते हैं सेल, और जहां पर खुराक की जरूरत ना हो तो खुराक को डिफरेंट किस्म के फ्रूट वेजिटेबल के फॉर्म में स्टोर होते हैं और वो खुराक फिर हम खाते हैं। सो ये सिंपल मैंने आपको सब बता दिया कि वस्कुलर सिस्टम जो होता है प्लांट का ये ऐसे है कि जाइलम पानी लेके जाता है, फ्लोएम क्या लेके जाता है, खुराक लेके जाता है तैयार। सो आप एक कोई भी मिसाल देख सकते हैं, लेकिन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज आप लोगों की सिंपल मिसाल है, या आप लोग दे सकते हैं आप पेपर में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ, या प्लांट वस्कुलर सिस्टम इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑर्गन सिस्टम। सो नेक्स्ट लेवल हमारा है ऑर्गेनिज्म। अब हम जा रहे हैं हाई लेवल पे पहुंच गए तकरीबन। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक जानदार। अब हमारे साथ ऑर्गेनिज्म क्या है, जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक वर्क परफॉर्म करते हैं, देन दे वर्क टुगेदर टू फॉर्म, दे फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ मिलते हैं, जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम काम करना शुरू कर जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखिए जरा एग्जांपल, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे मिलके एनिमल में क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब जरा देखिए इस ऑर्गेनिज्म को, ये डायग्राम में देखें, यहाँ पर लंग्स हैं। लंग्स एक रिस्पायरेटरी सिस्टम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, ऑक्सीजन अंदर करता है, दैट इज अ रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ पर दिल है दरमियान में, ये क्या करता है, इट कैन डिस्ट्रीब्यूट ब्लड इन द होल बॉडी, सो दैट इज अ सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर स्टोमिक है, स्टोमिक आपको नजर आ रही है, स्टोमिक इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन से जाके 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 लार्ज इंटेस्टाइन बनाता है। दिस इज अनदर सिस्टम विच इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डिफरेंट सिस्टम जब मिल जाते हैं तो जब डिफरेंट सिस्टम मुख्तलिफ अपने अपने काम, हर एक सिस्टम अपना अपना काम करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये इंसान, या स्ट्रक्चर बन जाता है कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है। सो जब सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हम प्लांट में अगर देखें, प्लांट में सिंपल है, रूट एंड शूट फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। रूट एंड शूट, शूट में क्या है, ये पार्ट है, रूट में क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट में जो पानी लेके जाता है ऊपर, और अपने पौधे को ये जितना भी ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहे हैं ये होल ऑर्गेनिज्म है। अब जितना भी पौधा है यू कैन से इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज कंसिस्ट ऑफ शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। तो ये सिस्टम जब मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हम जाएंगे अब नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अब ऑर्गेनिज्म से जाके बड़े सिस्टम हम चले गए। अब हमारा ऑर्गेनिज्म तो बन गया, राइट, ऑर्गेनिज्म तो बन गया, जानदार बन गया। अब हम स्टार्ट हमने की थी एटम से, सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हमने स्टार्ट ली थी, हम ऑर्गेनिज्म पे आ गए, ऑर्गेनिज्म बन गया। अब ऑर्गेनिज्म जब डिफरेंट इन
all the individual of a species living within a specific area are collective called population. For example, jungle may include many elephants. So all these elephants represent the population of elephant in the jungle. पॉपुलेशन का क्या मतलब है? पॉपुलेशन का यह मतलब है जब एक जैसे स्पीशीज एक स्पेसिफिक एरिया में एक साथ रहने लगे, उस वो जो एक साथ रहने जब लिखते हैं तो सारे ऑर्गेनिज्म जो एक साथ या स्पीशीज अब एक साथ रहते हैं तो बनाते हैं पॉपुलेशन। इससे पहले हमने स्लाइड में ऑर्गेनिज्म पढ़ा, राइट? अब एक जैसे ऑर्गेनिज्म जब एक जगह पर रहने लगे तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। अब जरा देखें इस एलिफेंट को, ये सारे ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म है। इसका लेवल ऑफ बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल था, इसका भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से शुरू होता है ऑर्गन पे, इस तरह हाँ जाके ऑर्गेनिज्म बनता है। जब ये ऑर्गेनिज्म सारे एक जैसा ऑर्गेनिज्म एक एरिया में रहने लगे तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ये जो है एलिफेंट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एक जंगल में एलिफेंट एक जगह पे 40 एलिफेंट रह रहे हैं तो उसको मैं कहूँगा ऑल दिस एलिफेंट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन द जंगल। तो जंगल में एक आबादी है, वहां पर किसका पॉपुलेशन है एक जगह पे? एलिफेंट्स का। अब हम जाएंगे नेक्स्ट इससे बढ़कर पॉपुलेशन से अगले साइड पर जब हम जाएंगे कम्युनिटी। देखिए पॉपुलेशन तो हो गया, एक जैसे ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहने लगे तो उसने बनाया था पॉपुलेशन। अब कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज द सम ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड देयर इंटरेक्शन। अब देखें, अब अगर डिफरेंट पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल एलिफेंट, फॉर एग्जांपल टाइगर का एक पॉपुलेशन है, एलिफेंट का एक पॉपुलेशन है एक ही फॉरेस्ट में, जेब्रा का एक पॉपुलेशन है, ईगल का एक पॉपुलेशन है, जराफ का एक पॉपुलेशन है, डियर का एक पॉपुलेशन, जो डिफरेंट पॉपुलेशन डिफरेंट किस्म के पॉपुलेशन मिलते हैं एक ही एरिया में तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हो, यानी एक जगह रहते हो, इंटरेक्शन उसके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है इनकी। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि अगर लायन की एक पॉपुलेशन हो, वहां पर जेबरी की एक पॉपुलेशन हो, तो उनका इंटरेक्शन क्या है? लायन जेब्रो को खाता है, जेब्रा आगे घास खाता है, तो एक इंटरेक्शन होता है, एक कम्युनिटी, तो उससे जाके कम्युनिटी बनती है। So different population may live in the same specific area. For example, the jungle within elephant include giraffe population, tiger population, zebra population. अब जरा देखें इस डायग्राम को, इसमें आपको नजर आ रहा है यहाँ पर फॉर एग्जांपल डिफरेंट एलिफेंट पॉपुलेशन है, यहाँ पर लायन पॉपुलेशन है, यहाँ पर जेब्रा पॉपुलेशन है, यहाँ पर क्रेन पॉपुलेशन है, यहाँ पर जिराफ पॉपुलेशन है। तो सारे पॉपुलेशन एक मिलके एक जगह पे एक ही जंगल में तो वो क्या बना लेते हैं? कम्युनिटी। नाउ दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? an area which is in specific area which is composed of different population of different species, यानी पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज पर वो मुश्तमिल हो। सो ये आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह पॉपुलेशन के बारे में, कम्युनिटी के बारे में। सो डिफरेंट पॉपुलेशन when live together in a specific area they form community. So this is a community. This is a community. हम अब जा रहे हैं अगले लेवल पे, that is a ecosystem. देखो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। अब हमने तो कम्युनिटी पढ़ ली, कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशन के जानदार होते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस के जानदार होते हैं। अब अगर एक कम्युनिटी, जिस तरह के मैंने पहले स्लाइड में बताया था वो कम्युनिटी के बारे में, अब अगर एक कम्युनिटी जो होती है वो फिजिकल यानी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन रखें तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। यानी उनका जो इंटरेक्शन जो होगा नॉन लिविंग थिंग के साथ तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम।
अब जरा देखिए इसको डायग्राम को। फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिटी है, दिस इज अ कम्युनिटी, एक बड़ी कम्युनिटी जिसमें फॉक्स पॉपुलेशन है, जिसमें स्क्वेरल फॉक्स पॉपुलेशन है, जिसमें लायन पॉपुलेशन है, जिसमें जेब्रा पॉपुलेशन है, जिराफ पॉपुलेशन है। एक ही एरिया में, एक ही जंगल में डिफरेंट पॉपुलेशन है, जिसने कम्युनिटी बनाई हुई है। दिस इज अ कम्युनिटी, राइट। अब एक कम्युनिटी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। जब ये कम्युनिटी, अब ये कम्युनिटी के जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी जानवर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल पानी जो है, इसके साथ उनका क्या इंटरेक्शन है, मड के साथ क्या इंटरेक्शन है, इसके अलावा ऑक्सीजन जा रहा है, यहाँ पर फॉक्स और स्क्विरल के आपस में क्या इंटरेक्शन है। अब ये जो स्क्विरल है, ये पल्क आता है, नॉन लिविंग थिंग है। तो जब मट्टी, पानी, ऑक्सीजन, ये जितनी भी चीजें हैं, ये जब ऑर्गेनिज्म उसके साथ इंटरेक्शन रखती हैं, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। सो फॉरेस्ट itself is an ecosystem. When its community interact with non-living things, for example water, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी इनके साथ इंटरेक्शन उनका होता है, तो वो क्या होता है, उनको हम कहते हैं इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम के बाद हम अगले जाएंगे हैं बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर जो है, दैट इज द एंड लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोस्फीयर जो है, ये आपको पूरी दुनिया नजर आ रही है, दैट इज ऑल, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इसमें जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जहां जहां पे उसको, उसका जो आखिरी लेवल है वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एक इकोसिस्टम बना है पाकिस्तान के कौन से इलाके में, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के गिलगित के इलाके में एक इकोसिस्टम है, एक कम्युनिटी है, और एक एक इकोसिस्टम बना है, उस कम्युनिटी एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल गिलगित के एक इलाके में। इस तरह अमेज़न जो है एक बहुत बड़ा जंगल है ब्राजील में, तो वहां पर एक इकोसिस्टम है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया में एक जंगल है, वहां पर दूसरा इकोसिस्टम है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में एक दूसरा जंगल है, वहां पर अलग इकोसिस्टम है। सो ये सारे इकोसिस्टम मिलते हैं, दैट एंड इट रिप्रेजेंट द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो जितने भी इकोसिस्टम हैं आपस में मिलते हैं, तो बनाते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर उस लेवल है कि यहाँ पर जिंदगी पाई जाती है। It include land, water, even the atmosphere to certain extent. So that was the all about biological level. अब जरा इसको फिर दोबारा से देखें, एक समरी, शॉर्ट समरी में बता रहा हूँ। एटम, जब एटम मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल जब बायो मॉलिक्यूल बनते हैं तो सेल बनाते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनेल बनाते हैं, ऑर्गेनेल जाके न्यूक्लियर सेल बनाते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ऑर्गेनिज्म फिर एक जैसे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बनाते हैं, फिर डिफरेंट पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाते हैं। जब ये कम्युनिटी, जब कम्युनिटी का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, यानी पानी, हवा, ऑक्सीजन, पौधे, खुराक के साथ ताल्लुक लग पड़ जाता है, तो ये बनाता है इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम बन जाता है। इकोसिस्टम क्या है, जब कम्युनिटी का ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ जब इंटरेक्शन हो जाता है, तो इकोसिस्टम बनता है। तो जब इकोसिस्टम मिलते हैं, दुनिया के डिफरेंट इकोसिस्टम, तो बायोस्फीयर बनाते हैं, दिस इज बायोस्फीयर। सो इट वाज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ आ चुकी होगी बायोलॉजिकल लेवल क्या है और इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो मैंने आपको ब्रीफ करके बताया। इंशाल्लाह वी विल, अभी हम अगले टॉपिक पे जाएंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।